हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, गुड मॉर्निंग, योर मोस्ट वेलकम। आज हम आप सभी को रसायन विज्ञान के फर्स्ट लेसन से रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इससे संबंधित कुछ नोट्स आपको भेजे हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। सबसे पहले द्रव्य की जो कणिक प्रकृति है वो क्या है। देखिए, ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य और ऊर्जा से हुआ है। और जैसे घर है, वृक्ष है, जल है, जंतु हैं, यानी सभी चीज़ें इसके संपर्क में रहती हैं। हम चाहे जिस वस्तु का अनुभव हमें करना हो, हम उसका अनुभव सिर्फ 5 प्रकार से ही कर सकते हैं। यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि दृष्टि है, देख करके, स्पर्श छू करके, श्रवण सुन करके, स्वाद चख करके, गंध सूंघ करके। यानी ये 5 प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनके द्वारा हम अपने ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर द्रव्य को हम निम्नलिखित प्रकार से पढ़ सकते हैं कि द्रव्य क्या है। तो देखिए, द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है यानी द्रव्यमान रखती है, जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक के माध्यम से या एक से अधिक के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले एक भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, इन्होंने बताया था कि द्रव्य जो है वो अति सूक्ष्म अविभाजित कण है। मतलब कई कणों से मिलकर के, लेकिन वो कण अविभाज्य हैं, ऐसे कणों से मिलकर के द्रव्य का निर्माण हुआ है। ये सूक्ष्म कण संयुक्त होकर के बड़ा कण या अणु बनाते हैं। फिर अरस्तु, प्लेटो, इनका जो विचार आया, इन्होंने बताया कि द्रव्य को अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। फिर एक ग्रीक के दार्शनिक आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस। इनके विचार अरस्तु और प्लेटो से कुछ अलग थे। तो डेमोक्रिटस के अनुसार द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है। यानी सबके अपने अपने अलग अलग मत थे, और इन मतों के आधार पर जो है द्रव्य का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले मैनचेस्टर के न्यू कॉलेज के प्राध्यापक जॉन डाल्टन ने सन 1808 में द्रव्य की कणिक प्रकृति के बारे में अपने विचार को स्पष्ट किया था, और उसी के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। आप सभी लोग लगभग इन सभी चीज़ों से परिचित हैं। ये चैप्टर आपका कक्षा 11 में एक प्रकार से पुनरावृत्ति का चैप्टर भी कहा जा सकता है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने भौतिक विज्ञान में भी पढ़ी हैं, आगे आपको मिलेंगी। इसमें कुछ रसायन विज्ञान में भी आपने पढ़ा है, बहुत कुछ आप इसमें जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: ठोस, द्रव और गैस। सभी जानते हैं ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है ना। ठोस क्या है? जिसकी आकृति निश्चित होती है, जिसका आकार निश्चित होता है ना, इसको ठोस कहते हैं। अत्यधिक निकट इसके कण होते हैं। अंतराणु स्थान बहुत कम होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सब इसके लक्षण हैं। आप सभी लोग इसको जानते हैं, अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, ये आपको याद भी हैं। जैसे कि इसमें आपकी कुछ धातुएं भी आती हैं, है ना। मरकरी को छोड़ दे तो जितनी भी धातुएं आपकी हैं, क्योंकि मरकरी द्रव धातु है, लकड़ी, चट्टान, ईंट, ये सब आपकी ठोस अवस्था में है। दूसरा आपका आता है द्रव। अब द्रव में क्या होता है कि द्रव अवस्था के जो पदार्थ के कण होते हैं वे ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी पर होते हैं। अंतराणु का स्थान कम होता है इनमें, ठीक। और घनत्व ठोसों से कम होता है, परस्पर आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। यानी द्रव क्या है? जिसका आयतन तो निश्चित है, परंतु आकृति निश्चित नहीं है। जिस पात्र में आप इसको रखेंगे उसी की आकृति को ग्रहण कर लेगा। जैसे जल है, दूध है ना। एक धातु आपकी जो मरकरी थी वो है। ये सब चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। फिर गैसीय अवस्था में क्या होता है? गैस के जो बीच में अंतराणु का स्थान होता है
उनके कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं। ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसीय अवस्था के पदार्थ के कण बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, यानी इनके मध्य अधिकांश रिक्त स्थान होता है। गैस की संपीड सर्वाधिक होती है, इसके अणु अव्यवस्थित होते हैं, आकर्षण बल इसमें क्षीण हो जाता है, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ये सब इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, यानी जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। जिस पात्र में आप इसको डाल देंगे उसी पात्र का ये आकार ले लेगा, उसमें फैल जाएगा। ये आपका ठोस द्रव गैस है। इसके बाद बात आती है रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण में भी संगठन के आधार पर अगर देखें तो इसको दो ही भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा किसी अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता है, वही आपका प्योर सब्सटेंस अर्थात शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। समझ गए? अब इसका वर्गीकरण भी किया गया है। इसको तत्व देखिए बताया गया है कि शुद्ध पदार्थों को तत्वों तथा यौगिकों में पुनः वर्गीकृत किया गया है। तो तत्व क्या है कि किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब अभी आपने पदार्थ को परिभाषित किया था, देखिए तत्व भी पदार्थ के ही अनुसार है क्योंकि उसी का एक पार्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो हम असमान गुणों में विभाजित कर सकते हैं और ना ही उनसे हम इसको बना सकते हैं। और आधुनिक विचार क्या है? आधुनिक विचारधारा के अनुसार कि वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित हों, ओनली वन पार्टिकल्स पाए गए हों, उनको तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, है ना, ये सब आपके तत्वों के सुपरिचित उदाहरण हैं। आपने आवर्त सारणी में तत्वों को पढ़ा है। परमाणु क्रमांक 118 तक तत्व आपको ज्ञात है, यानी लगभग आपको ये आवर्त सारणी हाई स्कूल में पढ़ाई गई है। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानते होंगे कि कितने कौन से तत्व हैं। 118 तत्व आपके कुल हैं, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए गए हैं। ठीक, 2 तत्व आपके जो है संश्लेषित और शेष तत्व आपके परमाणु क्रमांक 92 से आगे के जो हैं उन नाभिकीय अभिक्रियाओं की सहायता से संश्लेषित किए गए हैं प्रयोगशाला में। इन्हें मानव निर्मित भी कह सकते हैं या कृत्रिम तत्व या संश्लेषित तत्व भी कहा जाता है। तत्व को भी 2 भागों में बांट दिया गया, धातु और अधातु, उपधातु। वैसे प्रमुख 3 भाग हैं तत्व के, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातुएं आपको पता है कि जो धनायन त्यागती हैं, सब आपको हाई स्कूल में विधिवत पढ़ा है आपने। ये वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका स्थान निश्चित नहीं होता है। ये तत्व ठोस, चमकीले। अब ठोस की बात आई तो कमरे के ताप पर मरकरी है, गैलियम है और सीजियम है। ये आपके ठोस नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर चमकीले, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक, ये सब ठोस के ही लक्षण हैं जो धातु में पाए जाएंगे। उच्च घनत्व वाले, उच्च गलनांक वाले, क्वथनांक वाले, आघात वर्धनीयता यानी बारी चादरों को पीट कर बढ़ाया जा सके, सब तत्व के आप धातुओं के गुण आपको पता हैं। और ऐसे ही आपको अधातु में क्या है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी धातुएं धनायन बनाती हैं और जो आपकी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और उपधातु जो होती हैं उनमें क्या होता है, ये उपधातु का मतलब ही हो गया कि ये मेटलाइट्स जो आपके हैं ये उभयनिष्ठ होते हैं, यानी जिनमें धातुओं के और अधातुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको आप कह सकते हैं उपधातु। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ऐसे तत्व। दूसरा पार्ट इसका है आपका यौगिक। अब यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को आप मिलाएंगे तो यौगिक का निर्माण हो जाएगा। यानी यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा तत्वों में पुनः हम विभाजित भी कर सकते हैं। लेकिन तत्वों को हम असमान गुणधर्मों में नहीं विभाजित कर सकते हैं, लेकिन चूंकि 2 तत्वों से मिलकर के बनेगा तो इसलिए यौगिक को हम विभाजित कर सकते हैं।
अब इसमें यौगिक के जो प्रकार आपके हैं, जैसे अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। ठीक, ये आपका अकार्बनिक यौगिक भी आपको पता है कि दो या दो से अधिक तत्वों जिसमें कार्बन के अतिरिक्त हों, इनके संयोग से अकार्बनिक यौगिक बनते हैं, जैसे जल, नमक, अमोनिया। यद्यप कार्बोनेट भी आपका बाइकार्बोनेट भी है, ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड भी है। कार्बन निहित होने के बाद भी इनमें कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में, हाइड्रोजन साइनाइड में, इन सब में कार्बन है, लेकिन वो कार्बनिक में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनके जो गुण हैं वो अकार्बनिक यौगिकों से अधिक समान होने के कारण अकार्बनिक यौगिकों के साथ इनको रखा गया है। खनिज, चट्टान जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। एक्स्ट्रा शार्ट पे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आपका अगला फेज है इसका, वो है कार्बनिक यौगिक। ये सामान्यतः कार्बन है, हाइड्रोजन है, अन्य कुछ आधात्विक तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, इनसे बनते हैं। यानी प्रमुख रूप से जिनमें कार्बन निहित होता है। जीवित स्रोत जंतु और पौधों से भी ये प्राप्त होते हैं। शर्करा है, यूरिया है, ठीक, ये आपका कार्बनिक यौगिक है। अब दूसरी चीज़ जो आपका रसायन का दूसरा भाग है, संगठन के आधार पर जो दूसरा पार्ट इसका है, वो है मिक्सचर यानी मिश्रण। अब मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि देखिए, तत्व से यौगिक बना था। अब जब तत्वों या यौगिकों को, दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक हो, इनको किसी भी अनुपात में अगर हम मिलाएंगे तो निर्मित पदार्थ आपका मिश्रण कहलाएगा। अब अगर हम इनको एक समान संगठन में मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण बनेगा, अगर असमान में मिलाएंगे तो विषमांगी मिश्रण बनेगा। समांगी मिश्रण का मतलब वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो समांगी मिश्रण हो चाहे समांगी विलयन हो, कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होना चाहिए। अब विषमांगी का मतलब क्या है कि जिसमें संपूर्ण संगठन का नमूना सर्वत्र समान नहीं होगा, वही आपका विषमांगी कहलाएगा। जैसे धुआं है आपका, तो कार्बन के कण इसमें है, वायु का मिश्रण है, ठीक, तथा गन पाउडर आपका जैसे है, कार्बन, सल्फर, नाइटर, इसका मिश्रण है। तो दो ठोसों का मिश्रण समांगी मिश्रण है, ठीक, लेकिन इसकी प्रावस्थाएं अधिक सूक्ष्म हैं। यानी इसमें अगर हम ध्यान दें तो सर्वत्र गुणधर्म इसके समान नहीं होंगे। जैसे सोडा वाटर की बोतल बिना हिलाए समांगी मिश्रण का उदाहरण है, लेकिन अगर हम हिला देते हैं तो विषमांगी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हमने द्रव्य की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी दिया। द्रव्य का वर्गीकरण क्या है ये समझा दिया है। इसको हमने आपको नोट्स भी भेज दिए हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।